हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर पे अगेन हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एडिशन टू ए कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड को आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इस यूनिट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। हमने जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर पे हमने रिडक्शन देखा था, हमको कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप दिए हुए थे, उन फंक्शनल ग्रुप पे हमने रिडक्शन करना था। किसकी हेल्प से करना था? मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से करना था। ये सारा डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर पे किया। सेकेंड लेक्चर पे हमने एडिशन रिएक्शन दिखाई हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में, बट किसकी हेल्प से दिखाई? हमको ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट लेने थे, जैसे ग्रिग्नाट रिएजेंट, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। तो ये 3 टाइप के ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट की हेल्प से हमने एडिशन रिएक्शन दिखाई हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में। ओके, थर्ड लेक्चर पे हमने एक नेमिंग रिएक्शन डिस्कस की थी, विडिक रिएक्शन सॉरी, और उसको हमने सारे एस्पेक्ट पर देखा था। इंट्रोडक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, एग्जांपल्स, हमने सारे एस्पेक्ट वहां पे कवर किए हुए थे। ओके, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर पे हम थोड़ा सा और आगे को कंटिन्यू करके लेक्चर नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर नंबर 4 पे हमने क्या डिस्कस करना है, तो देखिए अब आपको क्या लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 इनमें क्या आपको नेमिंग रिएक्शन ही पढ़नी है। ओके, और ये जो नेमिंग रिएक्शन है वो एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। ओके, तो नंबर ऑफ नेमिंग रिएक्शन आपको, नंबर ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन आपको इसके बाद कवर करनी है। तो अभी हम पर्टिकुलरली लेक्चर नंबर 4 पे हमारी पहली कंडेंसेशन रिएक्शन को कवर करते हैं, जो है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो आज हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को इसके सारे एस्पेक्ट में कवर करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, एग्जांपल, स्टीरियोकेमिस्ट्री एज वेल एज एप्लीकेशन को हम यहाँ पर को कवर करने वाले हैं। तो बहुत आसान लेक्चर है, आपको भी डेफिनेटली ये चीजें क्लियर होंगी। आप जिस सुनते रहिए, मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर, चलिए। ओके, तो फर्स्टली आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है एल्डोल कंडेंसेशन पे। ओके, तो देखो ना, मैंने अभी आपको एक चीज बोली, क्या बोली? मैंने आपको बोला कि अब आपको क्या है, एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़नी है। एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब ये जितनी भी, ये क्लेजन कंडेंसेशन, पर्किंस वगैरह जितनी भी आप पढ़ेंगे, ये सारी की सारी एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। एल्डोल भी तो एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, तो पहले मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखो बहुत आसान है, देखो कंडेंसेशन रिएक्शन आप कैसे समझेंगे ना। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ये एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंबाइन करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पर आपको क्या है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना होगा फ्रॉम द रिएक्शन। और वो स्मॉल मॉलिक्यूल जनरली किस टाइप के होते हैं? वाटर टाइप के होते हैं, यानी कि वाटर एज ए स्मॉल मॉलिक्यूल आप यहाँ पे यूज करते हैं। इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन आप इसे एलिमिनेट कराते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं, बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट आपको कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर एलिमिनेट कराने होते हैं फ्रॉम द रिएक्शन। ओके, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल भी एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। इट मींस जब आप ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना होगा, यानी कि आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंबाइन कराएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे, बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर को एलिमिनेट करना होगा। और आपको पता है, वाटर को एलिमिनेट करने वाली रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। मैंने आपको बोला है डी का मतलब क्या होता है, डी कहीं भी आए तो समझना रिमूवल की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर को जब हमने रिमूव करना है फ्रॉम द रिएक्शन तो हम बोलेंगे ये जो प्रोसेस है वो है डिहाइड्रेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए चलती है। तो इतनी चीज अभी आपको क्लियर आई, क्योंकि एल्डोल भी एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। इट मींस इस रिएक्शन के अंदर भी हमको हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अभी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इतना समझो कि एल्डोल कंडेंसेशन अगर एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अंदर भी हमको दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे। इन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम कंबाइन कराएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे, बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट आपको कुछ स्मॉल ग्रुप सच एज वाटर को एलिमिनेट करना होगा। इसलिए एल्डोल, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन भी एक टाइप की क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये आपका फॉर्मेट किसका रहता है? कंडेंसेशन रिएक्शन का रहता है। ओके, अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। ओके,
तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या हो रही है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले जस्ट मैं आपको समझा देती हूँ, देन हम थ्योरी पे बात करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? एल्डोल कंडेंसेशन में जो आपकी ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो देखो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो होगा आपका इनोलेट आयन। ओके, तो क्या होगा अभी मैं समझाऊंगी ये इनोलेट आयंस क्या होता है। तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपकी एल्डोल कंडेंसेशन में होगा इनोलेट आयन, दूसरा रिएक्टेंट आपकी एल्डोल कंडेंसेशन में होगा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो क्या होगा कार्बोनाइल कंपाउंड। जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे, आफ्टर रिएक्शन जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो दो टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। कौन किसके बेसिस पे? आपका कार्बोनाइल किस टाइप का है, क्योंकि आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड में भी कीटो टाइप का हो सकता है, इट में भी एल्डिहाइड, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अगर सपोज आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कीटो टाइप का है, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि कीटो की बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहलिक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कीटो टाइप ना हो कि एल्डिहाइड टाइप है, तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी, बट कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप की बीटा पोजीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। सच टाइप ऑफ रिएक्शन, और इस रिएक्शन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन आपको ऑब्जर्व होगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल आपकी रिएक्शन में एलिमिनेट होंगे, क्योंकि ये भी एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो सच टाइप ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है? तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपने क्या करना है, वापस से बता रही हूँ, आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा आपका इनोलेट आयन। अभी इनोलेट आयन क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल माइंड पर रखिए, होगा इनोलेट आयन। दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा कार्बोनाइल कंपाउंड, और आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड में भी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, इट में भी कीटो हो सकते हैं। तो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, किस टाइप के हैं, उसके बेसिस पर आपको प्रोडक्ट मिलता है। अगर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड कीटो टाइप का है तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, यानी कि कीटो की बीटा पोजीशन में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड टाइप का है तो जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो आपका होगा बीटा हाइड्रोक्सी, बट कौन सा? एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड की इस केस में यहाँ पर आपको बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेगा। और सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कुछ वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट होंगे, तो इस रिएक्शन को आप बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कितनी आसान रिएक्शन थी। तो यहाँ पे समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, द कंडेंसेशन ऑफ an enol or enolate ion on the reaction with the carbonyl compound, carbonyl compound may be aldehyde or it may be keto, gives a beta hydroxyaldehyde and beta hydroxy ketone. Such type of reaction is known as a aldol reaction. कितनी सिंपल सी बात है, aldol condensation reaction, आसान था। तो फर्स्टली मैं आपको, देखो रिएक्शन तो आप समझ गए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हो रहा है, ये तो आप समझ गए। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पहले ये आपको इनोलेट आयन क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, देन हम आगे को प्रोसीड करेंगे। तो इनोलेट आयन को मैं यहाँ पे कहीं ऊपर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए ना, इनोलेट आयन को आप ऐसे समझो, इनोलेट आयन क्या होता है ना, आपका कीटोन और एल्डिहाइड जिसे आप कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं, इनके डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव होते हैं मतलब, देखो ना इनोलेट आयन को मैं आपको कहीं नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे खुली स्पेस पे। तो देखो ना, इनोलेट आयन बहुत आसान है, आप जो सुनते रहिएगा। इनोलेट आयन क्या होता है ना, इनोलेट आयन आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के डेरिवेटिव होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की डेरिवेटिव मतलब कि इनोलेट आयन क्या है, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड से ही डिराइव्ड होंगे। डेरिवेटिव मतलब उसी से ऑब्टेन होने वाले। ओके, तो देखिए आपके कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में भी एल्डिहाइड आप लेते हैं, मे बी आप कीटो लेते हैं। तो सपोज एग्जांपल के लिए कीटो ले लिया, ठीक है, कीटो एज ए कार्बोनाइल ग्रुप मैंने यहाँ पर को ले लिया। तो इसी कीटो कार्बोनाइल ग्रुप से मुझे इनोलेट आयन ऑब्टेन होगा। कैसे ऑब्टेन होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आपके पास आपका ये कीटो टाइप कार्बोनाइल कंपाउंड है और आपने बोला कि इस कीटो टाइप कार्बोनाइल कंपाउंड में आपने क्या किया, डीप्रोटोनेशन किया। अब आपको पता है डीप्रोटोनेशन मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला है, डी मतलब क्या हो गया, रिमूवल। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का रिमूवल आप कर रहे हैं, यानी कि आपने H पॉजिटिव आयन को रिमूव करना है। डी मतलब रिमूव करना है। तो अगर आपने ऐसी प्रोसेस जिसमें अगर आप प्रोटॉन का रिमूवल कर रहे हैं तो बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। यानी कि अब हमने किया है, हमारे इस कार्बोनाइल कंपाउंड कीटो से डीप्रोटोनेशन कराना है। अब डीप्रोटोनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में होगा। तो आपने बेस की प्रेजेंस लेते हुए अपने कीटो से क्या किया, डीप्रोटोनेशन किया। तो देखो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपकी बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के कोई भी हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये वाले बीटा, ये एक बीटा है, ये बीटा डैश है, तो मैंने बीटा डैश के क्या है हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, तो मुझे कैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, ये मुझे ऑब्टेन होगा कुछ इस टाइप का, C डबल बॉन्ड O, यहाँ होगा आपका CH2,
यहाँ पे होगा आपका CH3, और अगर यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया तो आपको पता है ये आपका CH3 ऐसा था, आपने यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया तो आपको पता है हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज बाहर एलिमिनेट होगा और कार्बन के ऊपर क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपके कार्बन को ऑब्टेन हुआ नेगेटिव चार्ज। ओके, अब क्या हुआ देखो, अगर आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर पर भी ये बेसिक चीजें बताई थी कि कार्बन एक टाइप की पॉजिटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पर को बॉन्ड को फॉर्मेशन होगा तो ये कार्बन अब अनस्टेबल हो जाएगा। देखो हमने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, अब ये वाला कार्बन तो स्टेबल है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी एलिमिनेट हो गया, बट ये कार्बन अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसकी वैलेंसी इंक्रीज होगी, ये पहले टेट्रा था अब ये पेंटावैलेंट हो गया। अब ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोलेगा, इस पाई बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसे ऊपर शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि मैं आपको क्या बोलती हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज में, एक बॉन्ड में और लोन पेयर में। तो ये दोनों तीनों चीजें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन से बनी है, तो ये कभी भी आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो सकती है। तो आपने यहाँ पे जो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे इनको शिफ्ट किया ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक टाइप का नेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो ये जो स्पीसीज आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुई, कौन सी स्पीसीज, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, इस स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। इतनी चीज समझ में आई, तो ये बन गया आपका इनोलेट आयन। तो आपने इसी इनोलेट आयन की क्या करानी है, रिएक्शन करानी है अपने कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, और आफ्टर रिएक्शन आपको क्या बीटा हाइड्रोक्सी कीटो और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आपको क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आसान था, तो जस्ट इतना फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। अभी मैं आपको नीचे रिएक्शन मैकेनिज्म की हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगी। तो इतनी चीजें क्लियर आए ना, इतना आप समझ गए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक और स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले आपके फ्रेंच के केमिस्ट थे जिन्होंने 1872 के टाइम पे, जिनका नाम था चार्ल्स वुर्च, इन्होंने क्या फर्स्ट टाइम पे ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1872 पे। लेकिन उसके बाद और हाँ, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या फर्स्ट टाइम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था, किसका यूज करते हुए, यहाँ से आप पे पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो आपका इनोलेट आयन था, लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड इन्होंने क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड लिया था। तो आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर वो एल्डिहाइड टाइप का है तो आपको प्रोडक्ट भी कैसा ऑब्टेन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो फर्स्ट टाइम ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एसिटाल्डिहाइड किसने की थी, आपके फ्रेंच के केमिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स वुल। इन्होंने 1872 के टाइम पर फर्स्ट टाइम एल्डोल कंडेंसेशन का यूज करते हुए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का सिंथेसिस या फिर आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन किया हुआ था। तो ये जस्ट बेसिक स्टेटमेंट होगी एल्डोल कंडेंसेशन पे। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको रिएक्शन की हेल्प से, फिर मैकेनिज्म की हेल्प से एल्डोल कंडेंसेशन को और क्लियर कराते हैं, देन हम इसकी एग्जांपल स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन पे डिस्कशन लेंगे। ओके, तो रिएक्शन आपको क्या बता रही है, ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो जनरली क्या है, ये जो रिएक्शन हमारे जो स्टेप है रिएक्शन के, हम इसे 2 स्टेप में क्लासिफाई करते हैं। तो पहला स्टेप पहले आपको क्या बता रहा है वो देखिए, ठीक है। तो रिएक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए थे, और हमने बोला पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारा इनोलेट आयन, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे जो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं दोनों आपके एल्डिहाइड टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, 2 आपके एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है। तो अब हमने क्या बोला था, हमको 2 एल्डिहाइड नहीं चाहिए, हमको एक इनोल चाहिए, एक हमको चाहिए एल्डिहाइड। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बोला है कि इनोलेट आयन आपके कहां से ऑब्टेन होगी, आपके एल्डिहाइड एंड कीटो से ही तो ऑब्टेन होंगी। तो हमने क्या करना है, ये जो आपका पहला एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में हम क्या कराएंगे, डीप्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटॉन का एलिमिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इसलिए हमने रिएक्शन कंडीशन में यहाँ पर बेस लिया हुआ है। और जैसे आपके इस एल्डिहाइड के कंपाउंड में डीप्रोटोनेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इनोलेट आयन में। ओके, तो हमने रिएक्शन कराई है, मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है, तो हमने यहाँ पर को रिएक्शन में क्या लिखा है, सीधे हमने एल्डिहाइड का ही कंपाउंड लिखा है और रिएक्शन कंडीशन में NaOH दिया हुआ है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने हमारे जो आपका जो ये एल्डिहाइड कंपाउंड है इसे हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया, डीप्रोटोनेशन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया आपके इनोलेट आयन में, और ये हमारा पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा रिएक्ट करेगा हमारे दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, जो है हमारा कोई एल्डिहाइड टाइप का कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसने हमारे एल्डिहाइड टाइप के कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट किया, और आपको पता है आफ्टर रिएक्शन आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको प्रोडक्ट जो मिलता था वो होता था बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड वाला प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड,
अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कीटो है, तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटो। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कार्बोनिल कंपाउंड वो एल्डिहाइड टाइप का है। तो आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिला वो मिले हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे बना वो मैं आपको मैकेनिज्म में शो कराऊंगी। अभी जैसे आपको यहाँ पे डायरेक्ट देखना होगा बीटा हाइड्रोक्सी की एल्डिहाइड आपको कैसे मिला। तो देखो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से अप्रोच कर रहा है उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके एडजेसेंट को बोलेंगे बीटा। और बीटा पे आप देख सकते हैं आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिला है। इट मींस ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। तो आफ्टर रिएक्शन ऑफ ए इनोलेट एंड विथ एल्डिहाइड ग्रुप हमको जो ऑब्टेन प्रोडक्ट हुआ वो था आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, अब ये जो हमारा रिएक्शन का स्टेप है इसे फर्स्ट रिएक्शन स्टेप बोलते हैं। और इस रिएक्शन स्टेप में आपको क्या, इस रिएक्शन स्टेप का जो नाम होता है इसे आप बोलते हैं एल्डोल एडिशन। ओके, और आफ्टर एल्डोल एडिशन जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होता है इसे आप बोलते हैं एल्डोल अडक्ट। ओके, ये होता है आपका एल्डोल अडक्ट। ओके, अडक्ट क्या हुआ, जब आपका एडिशन करने के बाद कुछ चीज ऑब्टेन होती है तो ये हुआ आपका एल्डोल अडक्ट। ओके, अब हमने बोला कि आपकी जो एल्डोल रिएक्शन है वो एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। इट मींस हमने कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल को, वाटर जैसे मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकंड स्टेप में रिएक्शन के, जिसमें हम यहाँ पर को क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे एल्डोल अडक्ट का। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है तो इसे आपने वाटर से तो एलिमिनेट करना होगा क्योंकि वाटर एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आप क्या कराएंगे, इस एल्डोल अडक्ट में डिहाइड्रेशन कराएंगे, यानी कि इसे कंडेंसेशन रिएक्शन प्रूव कराएंगे। ठीक है, तो कैसे डिहाइड्रेशन हुआ, तो देखो आपने कुछ नहीं किया है। यहाँ आपका ये वाले कार्बन एटम जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप था, बीटा कार्बन एटम में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था आपने यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकाला, और अल्फा कार्बन एटम का एक हाइड्रोजन, तो मैं इसको अगर CH कर दूं और इसके ऊपर दूसरा हाइड्रोजन ऐसे दिखा दूं तो यहाँ से आपका दूसरा हाइड्रोजन गया, ये दोनों कंबाइंड होकर आपका वाटर एलिमिनेट कर गए। और अगर ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका बनेगा। तो देखो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस वाटर आपका एलिमिनेट हो गया। ये आपका एलिमिनेशन कैसे हुआ आप ये समझे ना, मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ, आप जस्ट देख लीजिएगा। ये देखो क्या हुआ, हमने इसको ब्लू से ही कर देती हूँ, ये आपका CH2 था। ठीक है, अब हुआ क्या ना, आपको ये बॉन्ड क्लीव करना पड़ेगा फर्स्टली। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो आपको पता है मैंने आपको क्या बोला, बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके से हो सकती है, इट में भी होमोलाइटिक क्लीवेज, इट में भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। लेकिन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ही मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, क्योंकि होमोलाइटिक क्लीवेज तब होती है जब हमें रिएक्शन कंडीशन में कोई फोटोन्स वगैरह दिए होते, कोई रेडिएशन दी होती है। यहाँ तो कोई फोटोन्स वगैरह दी नहीं है, यहाँ कोई रेडिएशन की बात भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो कैसी होगी, हेट्रोलाइटिकली। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या बोलती है, जैसे हमने क्लीवेज करानी है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, ये आपका OH ग्रुप में अप्रोच कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो हम क्लीवेज कैसे कराएंगे, क्लीवेज आपको हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जब ये बॉन्ड को आप तोड़ेंगे हेट्रोलाइटिकली, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे। और वो एटम कौन होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपको कार्बन पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव ऑब्टेन होगा। तो ये स्टेप मैं आपको हर जगह बताती हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा आफ्टर क्लीवेज, OH तो कैसे फॉर्म में मिलेगा, नेगेटिव, और कार्बन कैसे फॉर्म में मिलेगा, पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन यहाँ अगर क्लीवेज हो, अब हमारी जो दूसरी क्लीवेज हम करा रहे हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, अगर आप यहाँ क्लीवेज कराएंगे तो आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, वैसे तो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो कार्बन हमको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो होगा क्या, कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जब क्लीवेज होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आप देखो ना, यहाँ पे आपका OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, और आपको पता है अगर कोई पॉजिटिव स्पीसीज है तो वो नेगेटिव से अप्रोच करेगी। तो ये पॉजिटिव स्पीसीज किसके पास जाएगी, OH नेगेटिव के पास जाएगी, और आपका वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा आपको कुछ ऐसी स्पीसीज यहाँ पे ऑब्टेन होगी। अब आप देखो यहाँ भी आपको सेम चीज देखने को मिल रही है कि कार्बन आपका पॉजिटिव एलिमेंट है, और आपको देखने को मिल रहा है कि इस पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज, जो कि पूरी तरह से अनस्टेबल है। देखो यहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन वाली स्पीसीज भी है, कार्बो एनायन वाली स्पीसीज भी है, बट दोनों में से अनस्टेबल ज्यादा कौन है, एनायन वाले। क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं रहता। तो अब ये कार्बन क्या करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इस नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आसानी से कन्वर्जन हो सकता है। आप इस क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बॉन्ड में। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन थे, हमने इसका बॉन्ड बना दिया, और बॉन्ड बनने की वजह से ये कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गया, इसके ऊपर से
बहुत अच्छा एलिमिनेट हो गया और आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज आपको देखने को मिली और यहाँ से आपका वाटर का एलिमिनेशन हो गया। तो ये हमारी सेकेंड स्टेप होती है जिसे आप बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल अडक। जो आपने एल्डोल अडक बनाया था इसमें आपने डिहाइड्रेशन कराया, तो ये आपकी सिंपल रिएक्शन होती है किसकी, आपकी एल्डोल कंडेंसेशन की। इतनी चीज क्लियर है। तो ये जस्ट हमने बात की रिएक्शन पे। ओके, अब मैं आपको मैकेनिज्म के फॉर्मेट से बताती हूँ कि ये रिएक्शन के अंदर चला क्या, आपको कैसे इनोलेटाइन को एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने की वजह से आपको ये एल्डोल अडक मिला, और बाकी ये वाला हाइड्रेशन का स्टेप तो मैंने, डिहाइड्रेशन का स्टेप तो मैंने आपको समझा दिया। बट अब हम लोग आगे प्रोसीड कर लेते हैं मैकेनिज्म पे। ओके, तो देखिए अब मैकेनिज्म यहाँ पे हमको क्या बता रही है, तो बहुत आसान है। तो देखिए सुनिएगा, ये बोल रहा है ना, पहले थ्योरी में आपको लेके चलती है। तो ये बोल रहा था मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी फ्रेगमेंटेड इनटू टू पार्ट। ओके, यानी कि अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म देखेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है इसे हम दो पार्ट में फ्रेगमेंट करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। ओके, अब ये दो पार्ट कौन से हैं जो हमने रिएक्शन में डिस्कस किए, यही तो दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपका क्या है, एल्डोल एडिशन वाला पार्ट, यानी कि ये आपका पहला पार्ट है। और आपका जो दूसरा पार्ट है वो है आपका डिहाइड्रेशन वाला पार्ट, यानी कि पहले पार्ट में आप क्या करने वाले हैं, एल्डोल अडक का फॉर्मेशन करने वाला है। और ये एल्डोल अडक कैसे फॉर्म होगा, जब आप अपने दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनोलेट एन और आपका कार्बोनाइल कंपाउंड इन्हें आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका एडिशन प्रोडक्ट होगा, जिसे आप अडक बोलते हैं। तो पहला पार्ट आपका क्या है, एल्डोल एडिशन का। ओके, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका क्या है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन भी कराना है। तो दो पार्ट अब आपको समझ में है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। ओके, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये जो आपका पहला पार्ट है ना, इस पार्ट को कंप्लीट कराने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, द फर्स्ट पार्ट इज अ सिंपल एल्डोल रिएक्शन। पहला पार्ट तो आपका सिंपल एल्डोल रिएक्शन है जिसमें आप एल्डोल अडक का फॉर्मेशन कराते हैं। बट ये स्टेप को कंप्लीट कराने के लिए, सॉरी, ये पार्ट को कंप्लीट कराने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनोलेट है ना, ये हमको ऑलरेडी गिवन नहीं था। ये आपकी अनस्टेबल स्टेट है, ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में डिहाइड्रेशन का सॉरी प्रोटोनेशन करा के इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करना है। तो ये जो आपका पहला पार्ट है, ये पार्ट कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में, और ये जो आपका सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट होता है ओनली 1 स्टेप में। तो ओवरऑल मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए जो टोटल पार्ट हमको फॉलो करने होते हैं, टोटल स्टेप जो हमने फॉलो करने होते हैं वो होते हैं 4 स्टेप। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, एक बार सुनने का। ये बोल रहा था मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी फ्रेगमेंटेड इनटू टू पार्ट, and the first part is a simple aldol reaction which involves 3 steps, whereas the second part is a dehydration, और डिहाइड्रेशन में आपको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना होता है। तो ओवरऑल आपको मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो 4 स्टेप्स को अब आप यहाँ पर को मैकेनिज्म में फॉलो करेंगे, जो कि काफी आसान स्टेप्स हैं। ओके, तो फर्स्टली हम बात करते हैं हमारे पहले स्टेप पे। तो आपको पता है पहले स्टेप में हमने क्या करना है, खुद दिमाग लगाइए। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऑब्टेन करना है, क्योंकि मैंने बोला एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनोलेट आयन, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपका एल्डिहाइड। तो हमने क्या करना है, एल्डिहाइड तो आपको मिल सकता है बट इनोलेट आयन तो आपको मिलेगा नहीं। तो पहले आप इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है, तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्टेप फर्स्ट में आपको इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करना है। और कैसे करना है मैंने आपको बताया था। आप क्या करेंगे, अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में डीप्रोटोनेशन कराएंगे, यानी कि प्रोटॉन का रिमूवल कराएंगे। तो देखो हमने यहाँ पे हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया। अब देखो ना, यहाँ पे जो हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है वो कीटो वाला लिया है। ठीक है, तो कीटो लो एल्डिहाइड लो कोई भी बात नहीं है। तो ये हमने कीटो टाइप कंपाउंड लिया है। तो हुआ क्या, तो देखो ये आपका R ग्रुप है, यहाँ आपका CH3 ग्रुप था, बट हमने CH3 में से CH2 को एज इट इज लिखा है, लेकिन एक हाइड्रोजन को आगे शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा कीटो है, हमारे पास हमको हमारा पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिला कीटो। हमने इस कीटो में क्या कराना है, डीप्रोटोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। तो मैंने बेस लिया, बेस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, आपके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यानी कि रिमूव किया। तो होगा क्या, ये बेस अप्रोच करेगा हाइड्रोजन एटम की ओर, और आपको पता है जैसे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का अगर आप बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो कैसी होगी, हेट्रोलाइटिकली होगी, क्योंकि कोई फोटोन्स वगैरह कोई रेडिएशन गिवन नहीं है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर शिफ्ट होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन में दोनों आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, बट अगर फिर भी अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो
जैसे यहाँ पे बॉन्ड क्लीव होगा, क्योंकि डीप्रोटोनेशन कराना है, प्रोटोन निकालना है, तो प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव आयन और कार्बन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमें कुछ ऐसी स्पीसीज यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें जो स्पीसीज मिलेगी वो मिलेगी CH2 नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड O और R। इतनी चीज क्लियर है। ये स्पीसीज हमें ऑब्टेन हुई स्टेप फर्स्ट के अंदर। ओके, बट आपको पता है कि मैंने जैसे बोला कि कार्बन एक टाइप का पॉजिटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर आप कभी भी नेगेटिव चार्ज को स्टे नहीं करा सकते। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन एटम है वो अपने नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है। एक नेगेटिव चार्ज का जो फॉर्मेशन होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन से ही होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा बॉन्ड में। तो अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जैसे तैसे बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जैसे तैसे नहीं, ये होगा ही होगा, क्योंकि कार्बन नेगेटिव एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्पीसीज है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कार्बन एटम तो सेटिस्फाई है, ये तो खुश है, आप देख सकते हैं इसकी वैलेंसी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई है। बट ये वाला कार्बन एटम जो ये बीच पे है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है, ये अब सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये टेट्रावैलेंट के बदले अब ये हो गया पेंटावैलेंट। तो अब ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोलेगा, ये जो पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, अब देखो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, एक कार्बन ऑक्सीजन वाला, एक कार्बन कार्बन वाला। अब देखो ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन कार्बन वाला पाई बॉन्ड को तो शिफ्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखो अगर आप ये वाले पाई बॉन्ड को, ये जो नया पाई बॉन्ड बना, अगर आप इसे दोबारा से क्या करेंगे, ऊपर कार्बन के ऊपर डालेंगे इस कार्बन एटम को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये कार्बन अब अगेन क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो ये सेटिस्फाई नहीं रहेगा ना। जैसे आप इसको क्या करेंगे, आपने इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसे ऊपर डाला, यहाँ पे डाला, तो अगेन वो स्पीसीज आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को आप एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि अगर आप इसे वापस से बैक अटैक करके नेगेटिव चार्ज में डालेंगे तो वही स्पीसीज आपको ऑब्टेन हो जाएगी जो पहले हुई थी। तो अब आप क्या करेंगे, जो कार्बन ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड है इसे शिफ्ट करेंगे एज अ नेगेटिव चार्ज। अगर ये बॉन्ड आप क्लीव करेंगे तो आपको पता है ये बॉन्ड कैसे क्लीव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्लीवेज होगी, यहाँ पे भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी। तो जैसे आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। और ये स्टेट आपकी थोड़ी बहुत स्टेबल स्टेट होगी कंपेयर टू पहली वाली स्टेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, और आपको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव स्पीसीज है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टे कर सकता है। तो देखो हमें ये स्पीसीज यहाँ पे ऑब्टेन हो गई, ठीक है। और ये जो स्पीसीज यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुई है इसी को हम बोलते हैं इनोलेट आयन। इतनी चीज समझ में आई। तो ये हो गया हमारा इनोलेट आयन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बस इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करना था। किससे करना था, हमारे कार्बोनाइल ग्रुप से। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड से। और कैसे करना था, डीप्रोटोनेशन करके। आसान था, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ओके, तो पहला स्टेप तो कर लिया। अब हमने यहाँ 2 स्टेप और फॉलो करने, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ओके, तो अब देखो सेकंड पार्ट, आपको सेकंड स्टेप आपको क्या बोलेगा। तो देखो हमने पहले स्टेप में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करा दिया। अब हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड भी होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड तो हमको एज इट इज मिल जाएगा। तो सेकंड स्टेप में ऑब्वियस सी बात है हमको क्या कराना होगा, इन दोनों के बीच में एडिशन कराना होगा। तो देखो सेकंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, ये बोल रहा है कि ये है आपका इनोलेट आयन। अब आपने इस इनोलेट आयन को जो आपने फॉर्म कर दिया पहले स्टेप में, इसे आप रिएक्ट कराओ अपने कार्बोनाइल कंपाउंड से, ठीक है। तो ये है आपका पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये है आपका दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब आप इन 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या कराना है, स्टेप सेकंड में आपने एडिशन कराना है। अब ये एडिशन कैसे होगा आप जस्ट सुनिए, ठीक है। तो एडिशन भी बहुत आसान है कराना। तो देखो क्या करेंगे आप, देखो ऐड कराना है आपने, कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों के बीच में एडिशन हो जाए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो आप ऐसा करेंगे ना कि ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन बोलेगा इनोलेट आयन में मैं इसे बैक अटैक करके इसको डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड में शिफ्ट हुआ, तो ये कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं होगी ना। ये कार्बन क्या हो गया, देखो पेंटावैलेंट हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, यानी कि ये कार्बन हो गया आपका पेंटावैलेंट। अब ये पेंटावैलेंट है तो ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, अगर इसे दोबारा पीछे की ओर शिफ्ट करेगा तो आपका जो पहले स्पीसीज थी आपको वही ऑब्टेन हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे दूसरे पाई बॉन्ड को हटाना है, यानी कि आप बोलेंगे इस कार्बन से कि ये वाले पाई बॉन्ड को हम हटाते हैं और हम इसे आपके ऊपर दे देते
देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से पाई बॉन्ड आप क्लीव करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे क्लीव होगा तो ये कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज समझ में आई। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्पीसीज ऑब्टेन होगी फ्रॉम योर इनोलेट आयन। ओके, तो आपने अपनी इनोलेट आयन में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करा के कुछ ऐसी स्पीसीज ऑब्टेन की। ओके, अब देखो आपको यहाँ पर को आपकी इनोलेट आयन में क्या मिला, न्यूक्लियोफाइल मिला ना, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव स्पीसीज आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुई। ओके, अब आपने क्या कराना है, एडिशन कराना है। तो अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तो आसान है, कार्बोनिल कंपाउंड में तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, आप क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में जो आपका कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है इसे आप शिफ्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर ही तो होगा ना, कार्बन के ऊपर तो नहीं होगा। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाके एज ए नेगेटिव चार्ज बैठेंगे। लेकिन अगर ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में चला गया तो ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। अब आपका जो कार्बन एटम है वो क्या हो गया, ट्राईवैलेंट, इसकी वैलेंसी 3 दिखा रहा है, बट कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट, यानी कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, यानी कि इस पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज वगैरह वाली स्पीसीज आपको मिली, इट मींस ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर को बहुत आसानी से अप्रोच हो सकता है। आपका न्यूक्लियोफाइल किससे अप्रोच कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल से। तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच होगा आपकी न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से। और अप्रोच होने के बाद क्या बनेगा, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, ये आपका CH2। अब ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये किससे अप्रोच करेगा, कार्बन पॉजिटिव से, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल में जो नेगेटिव चार्ज है, इट मींस नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो देखो CH2, ये CH2 ने किसके साथ बॉन्ड बना दिए, इस कार्बन एटम के साथ। कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक साइड R ग्रुप और एक साइड CH3 ग्रुप। तो ये आपको स्पीसीज ऑब्टेन हो गई और इस स्पीसीज को आप टर्म देते हैं एल्कोक्साइड आयन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या है, एल्कोक्साइड आयन आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो गया आपके स्टेप नंबर 2 में। ओके, बट आपको पता है आपको एल्कोक्साइड आयन आपको नहीं चाहिए। आपका जो पहला स्टेप, सॉरी, जो आपका पहला पार्ट होता है जो कि 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, इस पहले पार्ट में आपको क्या करना होता है, फॉर्मेशन ऑफ अडक, अडक का फॉर्मेशन करना होता है, जो कि आपका क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड वाला अडक। जिसमें क्या होता है, अगर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर यहाँ पे देखो कीटो टाइप का कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो यहाँ पे जो आपको अडक मिलेगा वो होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, तो आपको ये आपका एल्कोक्साइड आयन आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में तो एल्कोक्साइड आयन पे फिनिश किया, अब थर्ड स्टेप में आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन कराएंगे, कहां से, एल्कोक्साइड आयन से। ओके, तो अब आप फॉलो करिए स्टेप थर्ड। और ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये कौन से, किसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्ट फर्स्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टेप थर्ड में क्या किया, देखिए यहाँ पे ये आपका एल्कोक्साइड आयन है। आपने इस एल्कोक्साइड आयन में क्या किया, हमने यहाँ पर इसे प्रोटॉन दोबारा दे दिया, यानी कि प्रोटॉन को इसको ट्रांसफर किया। आप देख सकते हैं हमारी जो रिएक्शन है ना, एक चीज माइंड पर रखिए, ये रिएक्शन एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है। हमने बाहर से कुछ, हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको ही आपस में हमने ऐड करना है। तो देखो हमने जो पहला स्टेप फॉलो किया था, पहले स्टेप में हमने डीप्रोटोनेशन किया था, प्रोटॉन को बाहर निकाला था। तो थर्ड स्टेप में जो हमारा आखिरी स्टेप है, पहले पार्ट का जो थर्ड स्टेप है, इसमें जो हमने प्रोटॉन पहले बाहर निकाला था उसको अगेन हम रिएक्शन कंडीशन में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास था H पॉजिटिव आयन। अब ये H पॉजिटिव आयन किससे अप्रोच करेगा, एल्कोक्साइड आयन से, यानी कि इस O नेगेटिव से अप्रोच करेगा। तो जैसे ही इससे अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव O नेगेटिव से अप्रोच करेगा, तो आपको यहाँ पर को हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर को ये आपका अल्फा, सॉरी ये आपका अल्फा नहीं, ये आपका अल्फा कार्बन हुआ, ये तो आपका कीटो ग्रुप हुआ। तो ये कीटो ग्रुप जिस कार्बन से अप्रोच कर रहा है वो कार्बन हुआ आपका अल्फा, उसका एडजेसेंट वाला कार्बन हुआ बीटा, और बीटा में अब आपको क्या ऑब्टेन हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये आपको क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी क्या, कीटोन। तो आपको मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, आसान था। और ये आपको कौन से स्टेप में मिला, स्टेप थर्ड में। कैसे मिला, क्योंकि आपको मिला था यहाँ पर को क्या मिला था, एल्कोक्साइड आयन, और एल्कोक्साइड आयन से अगेन आपने H पॉजिटिव आयन एल्कोक्साइड आयन में दिया, यानी कि रिएक्शन कंडीशन में अगेन आपने प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो प्रोटॉन आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला था अब आप उसे दोबारा रिएक्शन कंडीशन में ऐड करेंगे, और वही प्रोटॉन जैसे ऐड हुआ आपको क्या मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो कि आपका एक टाइप का अडक्ट है जिसे आप बोलते हैं एल्डोल अडक्ट। ठीक है, ये क्या है आपका एल्डोल, सो सॉरी,
ये आपका क्या है, एल्डोल अडक, यानी कि ये एल्डोल सिंपल एल्डोल रिएक्शन से ऑब्टेन हुआ है, यानी कि ये आपकी पार्ट फर्स्ट मैकेनिज्म से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो आपने पार्ट फर्स्ट में अपना एल्डोल अडक का फॉर्मेशन करा दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट सेकेंड में, जो कि एक सिंगल स्टेप्स को फॉलो करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर्थ में। ओके, तो पार्ट फोर्थ में आपने क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। तो देखो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो अब आप क्या करेंगे डिहाइड्रेशन में, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि होगा क्या, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके एडजेसेंट वाला जो आपका अल्फा कार्बन एटम है, इसके पास भी तो हाइड्रोजन एटम होगा, इसके पास हाइड्रोजन एटम होगा ये। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ से इस OH को निकालेंगे। अगर आप हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव निकलेगा, ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव निकलेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये स्पीसीज बनेगी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये स्पीसीज बनेगी पॉजिटिव। पोल्स तो ऐसे जनरेट होंगे। तो होगा क्या, ये बॉन्ड क्लीव हुए, आपको पोल मिला, तो H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से कंबाइन करके वाटर बन के एलिमिनेट हुआ। रिएक्शन कंडीशन में CH नेगेटिव एंड C पॉजिटिव दोनों है, यानी कि एनायन एंड कैटायन दोनों है। तो सबसे पहले ज्यादा अनस्टेबल आपका क्या हुआ, एनायन, क्योंकि कार्बन एक पॉजिटिव स्पीसीज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इसे कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो कार्बन अल्फा कार्बन एज वेल एज बीटा कार्बन, ये आपकी अल्फा हो गई, ये आपकी बीटा कार्बन हुई, दोनों आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद। तो ये जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, इसे आप बोलते हैं एल्डोल कंडेंस प्रोडक्ट, यानी कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो एल्डोल प्रोडक्ट के कंडेंसेशन से ऑब्टेन हुआ है। जो आपके एल्डोल अडक्ट आपको फॉर्म हुआ था, उसके कंडेंसेशन यानी कि उसमें आपने वाटर का रिमूवल कराया, उससे ऑब्टेन हुआ। तो इस स्टेप को आप बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और इस स्टेप को आप क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन स्टेप। तो मैकेनिज्म आपको समझ में आई, कितनी आसान मैकेनिज्म थी। तो ओवरऑल हमने मैकेनिज्म के अंदर दो पार्ट फॉलो करने, जिसमें पहला पार्ट तो हमारा कौन सा था, सिंपल एल्डोल रिएक्शन, जिसमें आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएंगे। लेकिन ये स्टेप आपको ये जो पार्ट है ये 3 स्टेप में फॉलो कराना है। पहले स्टेप में आप अपने इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कराएंगे, दूसरे स्टेप में एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कराएंगे, देन थर्ड स्टेप में फाइनली आपको अडक का फॉर्मेशन कराना है। ओके, और जो सेकंड पार्ट है वो है आपका डिहाइड्रेशन का, जिसमें आप अपने एल्डोल अडक का डिहाइड्रेशन करा के कंडेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, एल्डोल कंडेंस प्रोडक्ट बनाते हैं। इतनी चीज समझ में। तो ये हमारा मैकेनिज्म था, आसान था ना। तो ये हमने कवर किया हमारा इंट्रोडक्शन, रिएक्शन एज वेल एज मैकेनिज्म। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी किस पे, स्टीरियो केमिस्ट्री, एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन पे। तो आगे फॉलो कीजिए मुझे। तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन का स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट क्या है। ओके, तो ये भी बहुत आसान है, आप जस्ट सुनिएगा ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको जस्ट रफली समझा दूं, देन हम थ्योरी पे बात करेंगे। तो देखो ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि जैसे ये आपका कीटो है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका कीटो है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ना कि अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन में आपने जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आप उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करना चाह रहे हैं कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन ऑब्टेन होने वाला है, तो वो टोटली डिपेंड करता है, ये चीज माइंड पर रखो, वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनोलेट आयन पे, आपका इनोलेट आयन कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ है ना, ये बोल रहा है कि सपोज आपको पता है आप जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं तो आपको दो टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए, जैसे मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है आपका इनोलेट आयन, और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। ये साफ चीज है, इतना आपको पता है, दो टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको चाहिए और इनके बीच में आपने क्या करानी है, एडिशन रिएक्शन करानी है। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इनोलेट आयन एज इट इज नहीं मिलेगा, मतलब पहले से बना हुआ इनोलेट आयन आपको नहीं मिलेगा, आपको इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कराना होगा। और ये इनोलेट आयन आपका कहाँ से फॉर्म होगा, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड से। अब ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा कि सपोज आपने ये जो इनोलेट आयन फॉर्म किया है वो कहाँ से फॉर्म किया है, कीटोन से फॉर्म किया, यानी कि कीटो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, इससे आपने क्या किया, इसमें आपने डीप्रोटोनेशन कराया और डीप्रोटोनेशन के बाद आपने इससे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कराया। ओके, लेकिन ये जो कीटोन है ना, ये कीटोन आपका अनसिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल है मतलब ये कीटोन में बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर आपने अनसिमेट्रिकल कीटोन में डीप्रोटोनेशन किया, यानी कि प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो आपको पता है इनोलेट आयन का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और उस इनोलेट आयन का अगर आपने किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया और आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, अब क्या बताना चाह रहा है आप जस्ट सुनिए
ये बोल रहा है कि सपोज आपने अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया और इन अनसिमेट्रिकल कीटोन से आपने इनोलेट आयन का फॉर्मेशन किया, तो इस इनोलेट आयन का नेचर कैसा है इसके बेसिस पे आपका प्रोडक्ट का नेचर होता है। ओके, अब होता क्या है, तो देखो ये बोल रहा है जैसे आपने ये देखो ये आपका कीटोन है। ओके, अब ये कीटोन आपका कैसा है, असिमेट्रिकल है। आप देख सकते हैं ये जो आपका कीटो ग्रुप है इसके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ग्रुप है लेकिन राइट हैंड साइड में दो ग्रुप है। ओके, तो ये आपका कीटो कैसा हो गया, असिमेट्रिकल कीटो है। अब आपने इस असिमेट्रिकल कीटो को ट्रीट किया बेस से, बेस यहाँ पर को क्या है, एलडीए। एलडीए मतलब लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ओके, तो ये होता है आपका एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस। आपने इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अपने आपने कीटो का क्या किया, डीप्रोटोनेशन किया, यानी कि इससे आपने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया और इसके डीप्रोटोनेशन के बाद आपको इनोलेट आयन मिले। ओके, अब देखो ना यहाँ पे आपको इनोलेट आयन कैसे मिल रहा है वो चीज आपको माइंड पर रखनी, क्योंकि इसी इनोलेट आयन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेसिस पे आपको आपके प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलने वाली। ओके, तो देखो हुआ क्या, ये कीटो है, अगर मैं इससे इनोलेट आयन बनाऊंगी तो आपको पता है क्या होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारी अल्फा कार्बन एटम से H पॉजिटिव आयन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो ये कार्बन एटम है, इसका अल्फा पोजीशन ये हुई, ये आपकी बीटा पोजीशन हुई। तो इस अल्फा पोजीशन में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है इसके हाइड्रोजन को मुझे निकालना है, प्रोटोन को निकालना है। तो देखो इस पोजीशन में जो कार्बन एटम है उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बेस की प्रेजेंस में मुझे पता है कार्बन हाइड्रोजन क्या है, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। अगर हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम बैठा हुआ है उसके ऊपर क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज। और मैंने बोला कि कार्बन एक टाइप की पॉजिटिव स्पीसीज है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, अपने इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट करेगी। जैसे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो देखो बिल्कुल अच्छा बॉन्ड नहीं बना है, मैंने वापस से दिखा रही हूँ। जैसे आपने यहाँ पर अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और एक हाइड्रोजन आपका एज इट इज है, तो देखो ये कार्बन तो अब सेटिस्फाई हो गया। कैसे, इसकी वैलेंसी पूरी तरह से सेटिस्फाई है, दो बॉन्ड यहाँ दो बॉन्ड यहाँ, यानी कि ये कार्बन तो आपका सेटिस्फाई हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज भी हट गया। लेकिन ये वाला कार्बन जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है ये अब अनसेटिस्फाई हो गया। कैसे, क्योंकि देखो इसकी वैलेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ये पेंटावेलेंट हो गया। दो बॉन्ड ऑलरेडी बना था, दो बॉन्ड आपने नए बना दिए, एक ऑलरेडी था, तो ओवरऑल पांच बॉन्ड हुए, पांच वैलेंसी हुई। इसका मतलब कार्बन हो गया पेंटावेलेंट, लेकिन कार्बन पेंटावेलेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कार्बन क्या बोलेगा कि अब ऐसा करते हैं, हम ये वाले बॉन्ड को तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो ये वाले बॉन्ड को अगर हम ये पाई बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें ओरिजिनल जो हमारा पहले कंपाउंड था वही ऑब्टेन होगा, कोई बात होगी नहीं। तो हमने क्या करना है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के पाई बॉन्ड को तोड़ना है और इसे क्लीव करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो आपको ऑक्सीजन नेगेटिव मिलेगा, यानी कि कुछ इस टाइप की स्पीसीज आपको ऑब्टेन होगी। तो देखिए कुछ ऐसी स्पीसीज आपको ऑब्टेन हुई, तो ये बन गया आपका इनोलेट आयन। ओके, ये इनोलेट आयन बना, बट यहाँ पे जो आपका इनोलेट आयन है ना वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक होगा ई फॉर्म, एक होगा जेड फॉर्म। ओके, यानी कि ट्रांस और सिस फॉर्म में यहाँ पे आपका इनोलेट आयन एग्जिस्ट करेगा। तो देखो आपने अपने इनोलेट आयन को ही अलग अलग फॉर्म में, यानी कि ई फॉर्म और जेड फॉर्म में रखा है। ये किस लिए हुए, यहाँ पे आपका इनोलेट आयन ये दो फॉर्म क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये इनोलेट आयन मिला है वो आपको असिमेट्रिकल कीटोन से ऑब्टेन हुआ है। तो अगर आपके पास असिमेट्रिकल कीटोन है और आपने असिमेट्रिकल कीटोन से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन किया है, तो आपको जो इनोलेट आयन है वो दो आइसोमर की फॉर्म में मिलेंगे, ई आइसोमर और जेड आइसोमर की फॉर्म में मिलेंगे। ओके, अब अगर आपके ये दो टाइप की अगर आपको इनोलेट आयन ऑब्टेन हुए हैं ई और जेड, तो इनसे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का होता है। अगर आपका इनोलेट आयन ई इनोलेट आयन है और अगर आपने इस ई इनोलेट आयन की रिएक्शन कराई किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है वो एल्डिहाइड लिया है, तो अगर आपका इनोलेट आयन ई टाइप का है तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। एंटी प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो आपको एडिशन देखने को मिलेगा वो एंटी होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होगा, यानी कि यहाँ पे आपको एंटी आइसोमर मिलेगा। लेकिन अगर आपका इनोलेट आयन अगर जेड आइसोमर का है तो आपको आफ्टर रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि सिन आइसोमर का मिलेगा। यानी कि आपका जो आपका इनोलेट आयन है वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का आइसोमर है, उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट का आइसोमर मिलने वाला है। अगर ई है तो मिलेगा एंटी, अगर जेड है तो मिलेगा सिन। ओके, तो यही चीज आपको ऊपर लिखी है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शन है, अगर आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्रोडक्ट मेजर होगा और एक प्रोडक्ट माइनर होगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो सिन आइसोमर होता है वो आपको मेजर प्रोडक्ट देता है, और आपका जो जो आपका ये एंटी टाइप का प्रोडक्ट मिलता है वो आपका क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो एंटी आपका बनेगा
बनेगा माइनर, सिन आपका बनेगा मेजर। इतनी चीज क्लियर आई? तो यही चीज यहाँ पे थ्योरी पर लिखी आप जो सुनेगा, ये बोल रहा है द टू स्टीरियो आइसोमर विल बी ऑब्टेन्ड इफ द इनोलेट यील्डिंग कीटोन विल बी असिमेट्रिकल, यानी कि जो कीटो आपको क्या दे रहा है, इनोलेट आयन दे रहा है, अगर वो असिमेट्रिकल है तो उस केस में आपको दो स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे, दो इनोलेट आयन मिलेंगे। तो देखो दो इनोलेट मिला, एक ई मिला, एक जेड मिला। अभी बोला consequently the syn and anti-isomer will be formed from the condensation between the aldehyde and the ketonic enolate. Okay, तो ये बोल रहा है जब आप इस कीटोनिक इनोलेट से किसके साथ इसे कंडेंस करेंगे, अपने एल्डिहाइड या फिर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, तो आपको यहाँ दो टाइप के आइसोमर मिलेंगे, कौन से, सिन और एंटी। तो देखो यहाँ पे आपको मिले सिन और एंटी, और ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो आपको सिन आइसोमर वाला जो प्रोडक्ट मिला है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एंटी वाले प्रोडक्ट से। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये हमारा एक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हो गया कि अगर हमको, मतलब इससे हमें क्या पता चला, हमको ओवरऑल बात सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो हमारा इनोलेट आयन है, अगर वो हमारे कीटोन से ऑब्टेन हो रहा है और वो भी कैसा कीटोन, असिमेट्रिकल कीटोन से ऑब्टेन हो रहा है, तो उस केस में जो हमें इनोलेट आयन होगा मिलेगा वो हमारे दो आइसोमर में मिलेगा, एक ई आइसोमर, एक जेड आइसोमर, जिसमें जो ई आइसोमर होता है आफ्टर कंडेंसेशन, आफ्टर रिएक्शन विथ ए कार्बोनिल कंपाउंड, जो वो प्रोडक्ट आपको देगा, जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा ना बीटा हाइड्रोक्सी, जो प्रोडक्ट आपको मिलता था, वो ई वाला इनोलेट आपको एंटी प्रोडक्ट देगा, और जेड वाला इनोलेट आपको हमेशा ही सिन प्रोडक्ट देगा, और सिन प्रोडक्ट आपका हमेशा ही मेजर प्रोडक्ट होता है, और एंटी प्रोडक्ट हमेशा ही आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ये एक हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हो गया। ओके, अब दूसरे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि कुछ इनोलेट आयन के हमेशा ई कॉन्जुगेशन आपको शो कराता है, यानी कि आपको जनरली ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ आपके इनोलेट आयन आफ्टर रिएक्शन विद बेस, या फिर आप बोल सकते हैं आपका कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जब वो इनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है, आपका इनोलेट आयन एक ही आइसोमर में रहता है, ई आइसोमर में रहता है। तो अगर आपका इनोलेट आयन ई आइसोमर में है तो आपको पता है ई आइसोमर का इनोलेट आपको कैसा प्रोडक्ट देगा, एंटी प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, सिंस सम ऑफ द इनोलेट आयन ओनली एग्जिस्ट इन एन ई कॉन्जुगेशन दे विल एक्सक्लूसिवली रिजल्ट टू द एंटी प्रोडक्ट। तो आपको क्या है, ई कॉन्जुगेशन हमेशा एंटी प्रोडक्ट ही देगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है, ये आपका कीटो टाइप का कंपाउंड है, अगर आप इस कीटो कंपाउंड में एलडीए यानी कि बेस से रिएक्शन कराएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का, देखो यहाँ से आपका, ये आपकी अल्फा पोजीशन हुई, यहाँ से आप हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसा इनोलेट आयन मिलेगा। लेकिन ये जो इनोलेट आयन है वो सिर्फ ई कॉन्जुगेशन में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे आपको जेड कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगी। और अगर ये सिर्फ ई कॉन्जुगेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो जब ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ एंटी प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको सिन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, और इसी के सिमिलर दूसरे एग्जांपल में यहाँ पर दूसरे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में ये बोल रहा है कि अगर कुछ इनोलेट आयन ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ जेड इनोलेट आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल के लिए अगर आपका कीटो ग्रुप हाईली बल्की ग्रुप से अप्रोच कर रहा है, या फिर अगर आपका कीटो ग्रुप हाईली हिंडर्ड है, तो देख लीजिए ये आपका कीटो कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर ये कीटो कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर को हाईली हिंडर्ड, यहाँ पर बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप लग रहा है, ये पोर्शन आपको हिंडर्ड लग रहा है। तो अगर आपका कीटो ग्रुप बल्की ग्रुप से अप्रोच कर रहा है या फिर हाईली हिंडर्ड है, तो उस केस में जब आप इसे क्या है बेस की प्रेजेंस में लाते हैं, इसमें आप प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन कराते हैं और इसे आप इनोलेट आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको इनोलेट आयन मिलता है वो हमेशा जेड इनोलेट आयन मिलता है। और अगर जेड इनोलेट आयन की अगर आप फर्दर रिएक्शन कराते हैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड से, तो आपको पता है जेड इनोलेट आयन आपको हमेशा सिन प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा सिन प्रोडक्ट। इतनी चीज क्लियर आ रही है ना? तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। इतनी चीज समझ में है तो रिएक्शन आप समझ लेना, मैं आपको वापस से रिपीट करते हुए बता रही हूँ कि आपकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है एल्डोल कंडेंसेशन में, वो टोटली डिपेंड करती है आपका इनोलेट आयन किस टाइप का है। ओके, तो पहले केस में तो ये बोल रहा है कि अगर आपका कीटोन से अगर आप इनोलेट आयन को ऑब्टेन कर रहे हैं, वो भी ऐसा कीटोन जो असिमेट्रिकल है, तो उस केस में तो आपको दो टाइप के इनोलेट आयन मिलेंगे। मे बी आपका ई कन्फर्मेशन का इनोलेट आयन भी हो सकता है, मे बी जेड कन्फर्मेशन का इनोलेट आयन भी हो सकता है। ओके, तो अब अगर आप इन इनोलेट आयन को किसी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके कंडेंसेशन करा के अपना बीटा हाइड्रोक्सी वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो जो आपका ई कन्फर्मेशन वाला इनोलेट आयन है वो हमेशा एंटी प्रोडक्ट देगा,
और Z कन्फर्मेशन वाला हमेशा ही सिन प्रोडक्ट देगा। बस आपने जस्ट इतनी चीज बतानी है। और ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि सिन प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है और एंटी प्रोडक्ट हमेशा ही माइनर प्रोडक्ट होता है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो पहला स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हुआ। दूसरा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आपको ये बोल रहा है कि कुछ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें जो आपका कीटो है, देखो ये कीटो है, इसमें अगर आपने डिप्रोटोनेशन कराया और आपने जो इनोल आयन यहाँ पर को निकाला है, इनोलेट आयन निकाला है, ये सिर्फ एक ही कंफर्मेशन में रहता है, ई कंफर्मेशन पे। तो ये बोल रहा है अगर आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन मिल रहा है, ई आइसोमर ऑब्टेन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ई आइसोमर ऑब्टेन होगा तो सिर्फ एक प्रोडक्ट यानी कि एंटी प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर को ऑब्टेन नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और अगले केस में ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हो कि अगर आपका जो इनोलेट आयन अगर आप फॉर्म कर रहे हैं वो बल्कि कीटो ग्रुप से कर रहे हो, यानी कि ऐसे कीटो ग्रुप जहां पर हाईली हिंड्रेंस है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपको इनोलेट आयन मिलेगा वो Z कन्फर्मेशन का मिलेगा। अगर Z कन्फर्मेशन से कभी भी आप Z इनोलेट आयन वाले कन्फर्मेशन, Z कन्फर्मेशन वाले इनोलेट आयन का किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे तो आफ्टर जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा सिन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। समझ में आए? तो वही चीज तो बताया, यही है आपका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके दिखाया, तो देखो एग्जाम्पल में कुछ जो कि दिखाया, ये आपका कीटो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आपने बल्कि ग्रुप लगाए, आपने एलएडी से अप्रोच किया तो ये आपकी अल्फा पोजीशन हो गई। आपने क्या किया, इस अल्फा पोजीशन में यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, एक मिनट, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, तो आपने क्या किया, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लग जाएगा, आप इस नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये मिला आपको कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन Z कंफर्मेशन है। तो ये कंफर्मेशन का जब आपने क्या किया, एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराई, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सिमेट्री सिन प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो आपकी दो ग्रुप अप्रोच कर रहा है वो सेम साइड से अप्रोच करेंगे। तो बस यही चीज तो दिखाई हुई है। तो ये हमारी बात होगी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे। ओके, अब हमारा छूट गया एप्लीकेशन एंड एग्जांपल। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देन थ्योरी वाला पोर्शन है एप्लीकेशन, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो अब एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, आप ये दो एग्जाम्पल की हेल्प से आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो वही है जो हमने आगे डिस्कस किया। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ ऑर्गेनिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग एल्डोल कंडेंसेशन आर गिवन बिलो। तो पहला एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमने किस में दिखाया, एसिटाल्डिहाइड में दिखाया। तो क्या दिखाया, तो देखो ये एग्जाम्पल हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। हमारे पास दो एसिटाल्डिहाइड है, तो पहला वाला जो एसिटाल्डिहाइड है इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इनोलेट आयन में। देन हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। ओके, तो होगा क्या, देखो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई थी ना, तो यही एग्जांपल तो हमने ऊपर डिस्कस किया। ये देखो ये सारे स्टेप हमने उसी के तो फॉलो किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार आप सुन लीजिए। तो देखो इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट करना है, तो हमने रिएक्शन कंडीशन में बेस लिया है। बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका अल्फा कार्बन एटम है, ये आपका ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट में एक ही अल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा तो इसमें क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2, और इसके ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता नहीं है, तो कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में। तो अगर आपने यहाँ पे बॉन्ड बना दिए तो ये कार्बन तो बिल्कुल खुश है, लेकिन ये कार्बन एटम अब सेटिस्फाई नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंस इंक्रीज होगी, ये बन गया पेंटावैलेंट। अब अपने आप को पेंटावैलेंट से टेट्रावैलेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा ऊपर की ओर, और ऑक्सीजन को बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज यहाँ पे आपको ऑब्टेन होगी, जिसकी वजह से आप ये बोलेंगे कि ये स्पीसीज आपकी क्या होगी, इनोलेट आयन। ओके, क्योंकि किसकी वजह से हुई, ये जो आपका NaOH बेस है इसकी वजह से हुई। अब आपका ये इनोलेट आयन किससे अप्रोच करेगा, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड से। ओके, अब अप्रोच कैसे करता है, हमने क्या करना था, हमारे इनोलेट आयन में क्या बनाना था, न्यूक्लियोफाइल, और हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में बनाना था इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि एडिशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से अप्रोच कराएंगे। तो हमने क्या करना था, देखिए हम क्या करते थे, हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड में। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट होकर क्या कर दिया, कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में लग गया डबल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा तो ये कार्बन सेटिस्फाई नहीं है, इसकी वैलेंसी इंक्रीज होगी। अब इसकी वैलेंसी इंक्रीज होगी तो ये इस बॉन्ड को कहाँ डालेगा, नीचे की ओर, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड हटेगा,
और यहाँ पे कार्बन के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो आपका जो ये कार्बोनाइल वाला कार्बन एटम है, ये जो कार्बोनाइल वाला कार्बन एटम है, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसके पास सिर्फ 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी कि ये सेटिस्फाई है। लेकिन ये कार्बन एटम अब आपका सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि इसके ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज। और अगर कार्बन के ऊपर लग जाता है नेगेटिव चार्ज तो आपका कार्बन एटम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ओके, अब ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरी स्पीसीज को हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड को, ये जो पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको ऊपर शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड एलिमिनेट होगा, तो ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। देख लीजिए ये कार्बन एटम सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, बट एक्चुअल में बनाने कितने चाहिए, 4 बॉन्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इट मींस इसके ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बन एटम हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब आप इसमें आसानी से अप्रोच कराइए। आप क्या करेंगे, देखिए ये कार्बन एटम के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कार्बन एटम भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये कार्बन एटम भी। इस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, जिसकी वजह से इसके ऊपर लगा था नेगेटिव चार्ज, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन को दिया, और इस कार्बन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से यहाँ पर को अच्छा खासा बॉन्ड जनरेट हुआ। तो देखो क्या मिला, ये हो जाएगा CH3 कार्बन, सॉरी नहीं नहीं, पहले आपको एल्कोक्साइड आयन मिलेगा, ठीक है। ये आपका अप्रोच करके क्या बनेंगे, देखो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मिलेगा आपका CH2, यहाँ पे होगा आपका कार्बन, यहाँ पे होगा O नेगेटिव, यहाँ पे होगा आपका H, और नीचे होगा CH3। तो ये बना आपका एल्कोक्साइड आयन। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो आपने प्रोटॉन ये आपका इनोलेट आयन के फॉर्मेशन के लिए एलिमिनेट किया था, उस प्रोटॉन को दोबारा एंटर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल जाएगा। तो देखो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। तो ये है आपका CHO ग्रुप, ये हो गया आपका CHO ग्रुप, इसके एडजेसेंट में CH2, एडजेसेंट में CH2, उसके बाद C के ऊपर OH ग्रुप, यहाँ H ग्रुप, और नीचे CH3 ग्रुप। तो ये बन गया आपका एल्डोल एडिशन, ऊपर भी तो डिस्कस किया। अब आप इसमें डिहाइड्रेशन कराएंगे, यानी कि वाटर को एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये वाला जो आपका ये अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन एटम है, इसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, बीटा पोजीशन के हाइड्रोक्सी ग्रुप को एलिमिनेट करेंगे। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप जाएगा नेगेटिव चार्ज में, हाइड्रोजन जाएगा पॉजिटिव चार्ज में। अगर हाइड्रोक्सी में नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव, इसको मिलेगा नेगेटिव। अब होगा क्या, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास यहाँ पे है, तो होगा क्या, नेगेटिव वाला कार्बन एटम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा। तो अगर जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, दोनों कार्बन एटम सेटिस्फाई होंगे, और आपको ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोहल अडक्ट आपको यहाँ पे एल्डोल अडक्ट आपको यहाँ पर को ऑब्टेन हो जाएगा। ये जस्ट आपकी पहली एग्जांपल होगी, ये तो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो एक एग्जांपल आप ये बता सकते हो, और दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, आपने एक ऐसा एल्डिहाइड लिया है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड का है, यानी कि आपने क्या है, यहाँ पर R ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप ना लेते हुए कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिया है। पूरी प्रोसीजर आपकी बिल्कुल सेम है। देखो आपने यहाँ पर CH3 ग्रुप ना लेके AR ग्रुप लिया है, यानी कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिया है। तो होगा क्या, यही स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगा, बट यहाँ पर CH3 की प्लेस में आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। तो देखो आपको सिर्फ यहाँ पर को CH3 की प्लेस में एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, बाकी की चीजें बिल्कुल सेम है। अब आपको समझ में आया ना, हमने क्या किया, समझ में आ रहा ना, हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड हमने बस CH3 की प्लेस में एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया, बाकी की बिल्कुल चीजें सारे स्टेप्स वगैरह बिल्कुल सेम है। तो आप एक एग्जांपल ये बता सकते हैं, एल्डोल एडिशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अ कीटोन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, यानी कि आपने एक एरोमेटिक कीटोन लिया है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, जिसके बाद आपने उनमें आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करा के ये फाइनल प्रोडक्ट को आपने फॉलो किया है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट नहीं मिला है, क्योंकि आपने यहाँ डिहाइड्रेशन भी करा है। डिहाइड्रेशन के केस में ऐसा नहीं मिलता, डिहाइड्रेशन के केस में आपको एलाइलिक ग्रुप टाइप मिलता है, यानी कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी एडजेसेंट पोजीशन में, यानी कि इसकी अल्फा पोजीशन में आपको डबल बॉन्ड मिलता है। तो देखो ये आपकी ये आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसकी अल्फा पोजीशन में आपको डबल बॉन्ड मिला, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने डिहाइड्रेशन नहीं कराया होता तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मिलता। आप यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट निकाल भी सकते हैं रिएक्शन करा के, मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म वगैरह शो करा दिया है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। देन उसके बाद जब डिहाइड्रेशन कराएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, देन डिहाइड्रेशन के बाद आपको इस टाइप का ऑब्टेन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल से आप यहाँ पर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया, इसके सॉरी लास्ट पॉइंट बच गया इस टॉपिक के अंदर, जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ एल्डोल रिएक्शन। ओके, अब
ये एल्डोल कंडेंसेशन की एप्लीकेशन क्या होती है, तो यहाँ जस्ट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू हमने ऐड करना है। तो ये थ्योरी में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग ए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आर गिवन बिलो, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन की कुछ एप्लीकेशन हमने अभी नीचे डिस्कस करनी है। तो पहली एप्लीकेशन ये क्या बोलना चाह रहा, मैं आपको सिंपल वे में ऐसे बता देती हूँ। ये बोल रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अगर हमने एक सीसी बॉन्ड को, एक नए सीसी बॉन्ड को सिंथेसाइज करना है, तो यहाँ पर को हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का पाथ क्या है, एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ओके, और इसलिए क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग रॉबिन्सन एन्युलेशन वगैरह जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इसके अंदर भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया तरीका है एक नए सीसी बॉन्ड को क्रिएट करने का। अब आपने देखा था ना, एल्डोल कंडेंसेशन में हमने एक नया सीसी बॉन्ड को क्रिएट किया था, कहाँ से किया था, देख लीजिए, जब हम लोग हमारे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर जाते हैं और उस इनोलेट आयन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, स्टेप सेकंड में, यानी कि पार्ट 1 का स्टेप सेकंड में, जब हमारे इनोलेट आयन में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है, और हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में जब हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली अप्रोच करा के एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, तो ये स्टेप क्या होता है, बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से बॉन्ड बनने वाला, ये नया बहुत आसानी से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने वाला स्टेप होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम बहुत आसानी से कार्बन कार्बन बॉन्ड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का ये एक एडवांटेज बन जाता है कि जनरली हम जो दूसरी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, रॉबिन्सन एन्युलेशन जैसे एग्जांपल दिया है, इस रिएक्शन के अंदर भी हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये स्टेप, इस रिएक्शन की वजह से हम आसानी से एक नए सीसी बॉन्ड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक पहली एप्लीकेशन हुई। दूसरी एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, बोल रहा कि देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या है, हम लोग हम यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमको क्या बताता है, एक रिएक्शन मैकेनिज्म को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आर आल्सो टॉट इन एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट अ यूनिवर्सिटी लेवल। और यहाँ पर लिखा है, इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, इट इंक्लूड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अ इनोलेट। हमको पता है, हम हमारा इनोलेट में क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, और एल्डिहाइड, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारा दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड है, उस पर हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। और इन दोनों का अप्रोच करा के एक सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म से इनका अप्रोच कराते हुए हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कौन सा एल्डिहाइड टाइप का प्रोडक्ट का ऑब्टेन करते हैं। तो एल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। ओके, और थर्ड वन आपकी एप्लीकेशन क्या बता रहा है, ये बोल रहा है, द एल्डोल कंडेंसेशन आल्सो फाइंड द एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो सेवरल ब्रांच है, ठीक है, जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह, यहाँ भी आप क्या है, इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का यूज करके बहुत सारी चीजें के नई नई इंफॉर्मेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह केमिस्ट्री की जो फर्दर जो ब्रांचेस है, वहां भी इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये जस्ट आप बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पर दिखा सकते हैं। एप्लीकेशन में कोई रिएक्शन वगैरह इस केस में नहीं है, तो यहाँ पे आपको थ्योरी से ही एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है, बाकी की चीजें एग्जाम्पल, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, हमने अभी तक इतना सारी चीजें कवर कर दी एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन के साथ। तो अभी हम लोग लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।